बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। पेपर 1 आपका मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको प्राचीन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप प्राचीन्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो वहाँ फ़ोल्डर मिलेगा आपको अक्टूबर नवंबर 2015 का, उसमें ये लेक्चर्स हैं। इसके अलावा जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको 2020 से लेके 2015 तक विंटर और समर दोनों अटैम्प्ट के पेपर एमसीक्यूज़ के सोल्ड फॉर्म के अंदर मिलेंगे, जिसमें ना सिर्फ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे बल्कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल है कि अगर इन पेपर्स को आप देखते हैं जाके, उसके बाद वीडियो बंद करके ख़ुद से अगर प्रैक्टिस करते हैं और ये 6 साल के पेपर आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट्स हैं और दूसरे आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि एक्चुअली आप अपने कंसेप्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, जो सबसे ख़राब तरीका है। अगर आपके कंसेप्ट्स नहीं भी अच्छे हैं लेकिन मुसलसल आप पास्ट पेपर्स करते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से, क्योंकि 80-90% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आप उनको कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपके कंसेप्ट्स में भी क्लैरिटी आती है और प्रैक्टिस की वजह से होता है ये है कि फिर पेपर हैंडलिंग आपके लिए आसान होती है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये सारा मटेरियल फ्री है। इसके अलावा करेक्शन ऑफ एरर्स के ऊपर कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो मल्टी एमसीक्यूज़ में भी बताता है। और पेपर टू भी मैंने बड़ी तादाद में कराए हुए हैं कि आप 2020 से लेकर 2017 तक विंटर समर के अटैम्प्ट के पेपर आपको मिलेंगे, वो देख लीजिएगा। करेक्शन ऑफ एरर्स है, इररिकवरेबल डेट्स के ऊपर मेरे लेक्चर्स हैं, वो भी जाकर देख लें। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगेन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपकी समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर भी लेक्चर है मेरा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। पार्टनरशिप के ऊपर भी लेक्चर हैं, एएस लेवल की अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कराए हैं, अगर आप उनको देखें तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, तो भी आपको क्लैरिटी बहुत हद तक आ जाएगी एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग मल्टी एमसीक्यूज़ का पेपर तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है वेजेस आर पेड बाय मैन्युफैक्चरर बिजनेस तो मशीन ऑपरेटर, फैक्ट्री क्लीनर्स एंड ऑफिस स्टाफ, 3 लोगों को उसने सैलरी पे करी है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेट करता है, जैसा कि मैं बता के आ रहा हूँ कि मेरा एक लेक्चर है, वो देख लें। तो अगर जिन बच्चों के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनको भी आसानी हो जाएगी, ये सवाल बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मशीन ऑपरेटर देखें, इसमें 3 चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, एक डायरेक्ट वेजेस होती है, एक डायरेक्ट मटेरियल हो गया और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो है इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और जितनी भी डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करती है उसको हम प्राइम कॉस्ट के अंदर लेकर जाते हैं। याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा फैक्ट्री क्लीनर्स के फैक्ट्री को जो लोग साफ़ करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को हटा के जितनी भी चीज़ें होती हैं ये फिर फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाती हैं। और बाकी जो ऑफिस स्टाफ हो गया, ऑफिस स्टाफ है आपका, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो लोग हैं, ये तमाम खर्चे जो हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। तो लॉजिकली तौर पे जो मशीन ऑपरेटर है आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा, फैक्ट्री क्लीनर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाएगा, और ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। नंबर 1 कहता है ओवरहेड्स, मशीन ऑपरेटर को ओवरहेड्स में लेकर जाएंगे, ये इनकरेक्ट है, ये ओवरहेड इनकरेक्ट है बी के अंदर। सी में अलबत्ता कहता है प्राइम कॉस्ट में जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइम कॉस्ट में आपको समझा के आ रहा हूँ। फैक्ट्री क्लीनर्स ओवरहेड में जाएगा, ये बात भी सही है, और ऑफिस स्टाफ की सैलरी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। इसका मकसद है सी चॉइस आपकी लॉजिकली क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर सही है। डी में देखें, प्राइम कॉस्ट तो सही लिख रहा है, ये भी फिर प्राइम कॉस्ट लिख दिया जो गलत हो गया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाना था। तो सी चॉइस आपने देखा कि आपकी राइट है क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बल्कि सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हम आते हैं, यूसुफ स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल के यूसुफ ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल को। हिज एम्प्लॉइज आर पेड वीकली एंड एनी स्टेट्यूटरी डिडक्शंस आर पेड टू द अथॉरिटीज़ मंथली इन एरियर्स, कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को पे करता है वीकली
और बाकी स्टेट्यूटरी डिडक्शंस क्या कहलाती है? जैसे इनकम, आप किसी जगह काम करने जाएंगे तो जो भी आपको वेजेस मिलेगी, पैसे मिलेंगे, उसमें से इनकम टैक्स जो है वो फिर कट जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है अपनी इनकम जो भी आप कमाते हैं। और इनकम टैक्स जो है वो भी जैसे पाकिस्तान के अंदर एफपीआर है तो एफबीआर में जमा हो जाएगा, यूके के अंदर जो टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट है उसके अंदर जमा हो जाएगा। तो ये स्टेट्यूटरी डिडक्शंस कहलाती है। सोशल कंट्रीब्यूशन जो होता है, सोशल सिक्योरिटी जो होती है, ये भी स्टेट्यूटरी है कि आपको वो पैसे कटते हैं। तो ये डिडक्शंस हो जाती है। कहता है फॉर द वीक एंडेड 7 अप्रैल को जो वीक एंड हुआ, द नेट वेजेस, ये याद रखिएगा, नेट वेजेस पेड तो एम्प्लॉइज टोटल $7,500। नेट का मकसद है डिडक्शन करने के बाद जो पैसे एम्प्लॉइज़ को दिए $7,500 दिए, एंड स्टेट्यूटरी डिडक्शंस टोटल $1,750। और $1,750 का टैक्स स्टेट्यूटरी डिडक्शंस जो थी वो कट गई आपकी। तो अगर आप अपने आप को यूसुफ की जगह रखकर सोचें कि आपके एम्प्लॉइज़ हैं और वो काम कर रहे हैं, आपने उनको पेमेंट करी, तो आपने पेमेंट दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तो आप एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट दे देंगे तो वो तो उनके पॉकेट्स में चला गया, और कुछ उनकी सैलरी से रोक कर आप क्या करेंगे, वो टैक्स कलेक्शन जो अथॉरिटी है उसको जमा कराएंगे। तो टोटल आपकी जेब से तो एज एन एम्प्लॉयर अगर मैं बात करूं तो टोटल $7,500 और $1,750 टोटल खर्चा जो आपका हुआ एम्प्लॉई पे $9,250 का हुआ। तो जो वेजेस, टोटल वेजेस $9,250 की हुई एम्प्लॉई की, इसमें से बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कर दी है $7,500 एम्प्लॉई को, और ये स्टेट्यूटरी डिडक्शंस जो है $1,750 की भी कि आपने क्रेडिट करी। क्रेडिट इसलिए करें कि ये आपको पे करनी है, इसकी जब पेमेंट करेंगे तो स्टेट्यूटरी डिडक्शंस को डेबिट करके बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री पास हुई। कहता है विच एंट्रीज डिड यूसुफ मेक ऑन 7 अप्रैल को यूसुफ क्या एंट्री बनाएगा? तो मैं आपको एंट्री समझा के आ रहा हूँ। बैंक डेबिट सिर्फ इसने करा है, ये गलत है। ये वेजेस और स्टेट्यूटरी डिडक्शंस को डेबिट कर रहा है, ये गलत है। फिर अगेन बैंक को डेबिट कर रहा है, ये गलत है। वेजेस अलबत्ता ये देखें चॉइस डी के अंदर वेजेस को इसने डेबिट किया, जो बिल्कुल सही है। $9,250 से मैंने आपको समझाया, बैंक को क्रेडिट करेगा और स्टेट्यूटरी डिडक्शंस जो होंगी जिसको बाद में ये पे कर देगा अथॉरिटीज़ को, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो लॉजिकली आपने समझा क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर जो चॉइस डी है आपकी वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। अ ट्रेडर ओवर वैल्यूड इज ईयर एंड इन्वेंट्री। एक ट्रेडर ने अपने साल की जो इन्वेंट्री थी वो गलती से या किसी वजह से ओवर वैल्यूड हो गई, यानी $5,000 की थी तो $50,000 की उसने लिख ली, ओवर वैल्यूड। कहता है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। कहता है करंट एसेट्स आर अंडर स्टेटेड। करंट एसेट्स जो आपकी इन्वेंट्री है वो आपको पता है करंट एसेट्स है, और आप जब आपने ओवर वैल्यू कर दी तो डेफिनेटली फिर ओवर स्टेटेड होगी आपकी। और कहता है तो अंडर स्टेटेड वाला जुमला गलत है। करंट लाइबिलिटीज़ आर अंडर स्टेटेड के करंट लाइबिलिटीज़ तो है ही नहीं। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड की है। बाकी दो चॉइस कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ओवर स्टेटेड और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ ओवर स्टेटेड। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों कि एक्चुअली हुआ क्या है ये। तो आप यूँ समझें थोड़ी देर के लिए कि ये सेल्स लिख लें आप, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो सेल्स फर्स्ट कर लेते हैं। 50,000 की सेल्स है आपकी। परचेजेस 25,000 की परचेजेस है, फर्स्ट करें। और एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 की। तो 25,000 में से जब 10,000 माइनस करें आपने तो 15,000 आ गया, और 50,000 में से 15,000 को माइनस किया तो 35,000 आ गया। देखिए परचेजेस जो माल आपने ख़रीदा, आपने माल बेचा 50,000 का, माल आपने ख़रीदा था 25,000 का। ये एंडिंग इन्वेंट्री का मकसद है ये माल बिकने से रह गया। तो 10,000 का वो माल था तो डेफिनेटली जो बिका उसकी वैल्यू ऑफ 15,000 आई, तो 35,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जो इनकरेक्ट है इसके अंदर हम यूँ कर लेते हैं, ये 50,000 तो सेम है, इसको तो यहीं लिख लें, लेकिन ये 25,000 भी सही है, परचेजेस भी सही है। एंडिंग इन्वेंट्री गलती से आपने 15,000 लिख ली। देखिए ये 10,000 है ना, मैंने मिस्टेक करी, ओवर वैल्यूड कर दी 15,000। तो 25,000 में से जब 15,000 में माइनस करूँगा तो 10,000 आ गया, और 50,000 में से मैंने 10,000 को माइनस किया तो देखें 40,000 आ गया।
इसका मकसद है कि एंडिंग इन्वेंट्री अगर मैं गलती से ज़्यादा करके लिख देता हूँ, जिसने जैसे गलती इसने करी है इनकरेक्ट कि ओवर वैल्यू कर दिया, तो फिर आपने देखा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। ये आप देख रहे हैं, आपने 10,000 इन्वेंट्री थी, अगर 15,000 की गलती से लिखी तो 5,000 से आपका क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड आपका हो गया। इस सवाल में देखें, कहता है थर्ड के अंदर कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी हम देख कर आ रहे हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया एंडिंग इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करने की वजह से। और क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ओवर स्टेटेड है। तो ए में कहता है 1 एंड 3 ये इनकरेक्ट है, 1 तो हमने देखा था, 2 एंड 3 ये भी इनकरेक्ट है, 2 एंड 4 भी इनकरेक्ट है, 3 एंड 4 अलबत्ता जो डी चॉइस है कहता है 3 एंड 4, तो बिल्कुल बात सही है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका सही है। लॉजिकली मैंने आपको समझाया भी कि क्यों ऐसा है। तो ये इस किस्म के सवाल भी एग्जामिनर पूछता है, इसको जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 में आते हैं। अनवर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज $28,000 के अनवर का प्रॉफिट पूरे साल का $28,000 था। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ हिस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। कैपिटल कहता है $112,000 का, करंट एसिड्स हैं $80,000 के, करंट लाइबिलिटीज़ हैं $20,000 की, नॉन करंट एसिड्स हैं $140,000 के, और लॉन्ग टर्म लोन है $88,000 का। कहता है व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, के परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का ये प्रॉफिट कितने परसेंटेज बनता है। तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालने हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 28,000 सवाल में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जो भी कैपिटल है उसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को आप प्लस कर दें। ये क्यों करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का मकसद एक तो ऑनर का कैपिटल है, एक वो अमाउंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली जब आप लेते हैं तो किसी प्रोजेक्ट के लिए लेते हैं, कोई आपको कोई और बड़ा कोई काम होता है, बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो नॉर्मली इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, याद कर लें, कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तीनों नाम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन है जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका। तो 120,000 और 88,000 को अगर मैं प्लस करूँ, 112,000 जो है वो मेरा कैपिटल था और 88,000 जो है मेरा लॉन्ग टर्म लोन है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये 200,000 मेरे पास आता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। एक तरीका तो निकालने का ये होता है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। देखिए बात वही है, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, तो टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल दें तो बचेगा क्या? वही बचेगा लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये बचेगा आपका। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, ये करंट लाइबिलिटी दी हुई है। तो 80,000 का आपका एक अमाउंट ये है करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स 80,000 के दिए हुए हैं आपको, इसमें प्लस कर लें। नॉन करंट एसेट्स हैं 140,000 के, इसको प्लस कर लें। करंट लाइबिलिटीज़ 20,000 की हैं। तो ये अगर मैं करता हूँ तो 80,000 प्लस 140,000 और माइनस कर देता हूँ इसमें से 20,000, तो अगेन देखें वही 200,000 बनता है। तो ये भी 200,000 है, वो भी 200,000 है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको निकाल कर बताया। प्रॉफिट आपका कितना है? 28,000 का है। तो 28,000 के प्रॉफिट को ऊपर रखें और ये 200 जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको नीचे रखें, मल्टीप्लाइड कर दें 100। तो परसेंटेज जो प्रॉफिट की परसेंटेज है कैपिटल एम्प्लॉयड की वो आपके पास आ जाएगी। 28,000 को मैंने डिवाइड किया 200,000 से, तो मेरे पास 14% आती है। ये 14% इसने बी चॉइस में दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में वी कैन सेफली से कि चॉइस बी जो है वो हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इन ए ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन द नॉन करंट एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट। के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक ट्रेडर ने जब अपना बनाया
तो उसमें नॉन करंट एसेट्स को उसने कैसे शो किया कि कॉस्ट में से लेस कर दिया डेप्रिसिएशन को। नॉर्मली हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऐसे ही अपने नॉन करंट एसेट्स को दिखाते हैं कि नॉन करंट एसेट्स में से लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। कहता है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ बीइंग अप्लाइड, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट तो ये है कि ऑनर और बिजनेस जो हैं वो सेपरेट हैं, तो ये नहीं हो रहा है। डुअलिटी का मकसद ये हो गया है कि हर जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है। मटेरियलिटी अगर मैं डी में देखूं तो ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालती है वो मटेरियल है। अलबत्ता सी के अंदर कहता है गोइंग कंसर्न। देखिए गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट जो है वो राइट चॉइस है, सी चॉइस वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। गोइंग कंसर्न का मकसद ये है कि बिज़नेस जो है फोरसीएबल फ्यूचर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और बिज़नेस की पोजीशन ऐसी है कि अभी वो कंटिन्यू फ्यूचर के अंदर ऑपरेट करेगा, बंद होने नहीं जा रहा है। अगर बिज़नेस बंद होने जा रहा है और ये गोइंग कंसर्न जो है ये स्टॉप हो जाता है और इसको हम अगर अप्लाई ना करें तो फिर जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उस पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, एसेट्स अपने लिक्विडेटेड वैल्यू के पर रिकॉर्ड होते हैं। लिक्विडेटेड वैल्यू और करंट वैल्यू। फिर ये जो हम जिस तरीके से शो कर रहे हैं ना कि नॉन करंट एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किताबों के अंदर जैसे लैंड है फॉर एग्जांपल, अब लैंड की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, ये लैंड छोड़ें बिल्डिंग कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि बिल्डिंग में लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता लेकिन बिल्डिंग पे होता है। अब बिल्डिंग आपकी जो है फ़र्ज़ करें 20 साल पहले आपने ली थी और आप उसको डेप्रिशिएट भी कर रहे हैं 2%, 3%, 4% के हिसाब से, तो वो बिल्डिंग जो थी जो आपने पहले ली थी उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। 20 ईयर्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू भी चेंज हो चुकी होगी, हो सकता है जो 1000 में हो वो अब मिलियंस में हो गई हो बिल्डिंग की वैल्यू, तो उसकी करंट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ऐसे ही कुछ एसेट्स आपके फैक्ट्री में लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू हो सकता है आपकी किताबों में ज़्यादा हो लेकिन आप बेचने जाएँ, लिक्विडेटेड वैल्यू जो है उनकी कम हो। तो जब भी गोइंग कंसर्न का एजम्पशन स्टॉप हो जाएगा तो फिर याद रखिएगा जितने भी एसेट्स हैं वो सब अपनी करंट वैल्यू के ऊपर या लिक्विडेटेड वैल्यू जो वैल्यू आपको उनको बेचने से मिलेगी उस पर रिकॉर्ड होते हैं। तो फिर सी चॉइस हमारी क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर राइट चॉइस है। तो फिर ये पेपर भी हमारा ख़त्म हुआ 2015 का पेपर, तो 2020 से लेके 2015 तक आज कंप्लीट हो गए विंटर समर। इंशाल्लाह फिर हम इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर डालें। यहाँ हम मैन जो गुलशन इकबाल है कराची के अंदर, इसकी नीपा के ऊपर हमारी एकेडमी भी है जहाँ फ़िज़िकल क्लासेस भी होती हैं। वो बच्चे जिनको जो आसपास रहते हैं गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बे एरिया आसपास जो भी यहाँ आ सकते हैं, अगर उन्हें कोई वैसे प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो सैटरडे संडे को मैं यहाँ होता हूँ। वो टाइम लेके जो व्हाट्सअप मैसेज आपका जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर चल रहा होगा यूट्यूब पे, इस पर कॉन्टेक्ट करके वो फ़िज़िकली भी आ सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। उनको हम समझाएंगे भी यहाँ पे, और अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो बाकायदा यहाँ उनको हेल्प आउट भी करेंगे। तो ये सिलसिला जो हमने शुरू करा है इसको अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और हेल्प आउट करें अपने दोस्तों की भी। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।